पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों को कब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया था? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है पाकिस्तान में, जबकि जो प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, उन लोगों को एक वक्त आने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेंजर थ्रेट बता दिया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री और अभी इस वक्त जेल में बंद इमरान खान की कड़ी आलोचना की है, काफी क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। ISPR के महानिदेशक का लहजा मामले की गंभीरता को दिखाता है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि उस व्यक्ति यानी कि इमरान खान के बारे में वो कह रहे थे कि उस व्यक्ति का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि इस आदमी में मानसिक बीमारी के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने वाली सैन्य प्रवक्ता की कड़ी भाषा गंभीर भी है और क्या अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण भी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था और उसके इतिहास में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई असाधारण घटना नहीं है, असामान्य घटना नहीं है। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा या फिर सुरक्षा जोखिम शब्द का इतिहास क्या है और अब तक कौन कौन इसकी चपेट में आ चुका है। साथ ही ऐसे राजनीतिक हथियार उस समय की राजनीति व्यवस्था और राज्य के लिए किस हद तक घातक साबित हुए हैं और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया वो बाद में देशभक्त कैसे बन गए आखिरकार? क्या उन्हें यू टर्न लेना पड़ा? इस तरह के आरोपों के मद्देनजर पाकिस्तान के निर्माण के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ, ऐसा कहा गया। देश की स्थापना के बाद पूरा दशक राजनेताओं और नागरिक और सैन्य नौकरशाही के बीच में राजनीतिक संघर्ष में बीता। नतीजतन क्या हुआ? नतीजतन संवैधानिक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं फल फूल नहीं सकी। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं और आखिरकार अयूब खान ने हालात और घटनाक्रम को भ्रष्ट बताते हुए सत्ता हथिया ली। प्रधानमंत्रियों के अधिकार कई मायनों में सीमित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में लोकप्रिय नेताओं में से एक थे, उनको नागरिक सैन्य नौकरशाही ने इस शर्त पर प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कि वे पश्चिम समर्थक विदेश नीति जारी रखेंगे और सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कयूम निजामी अपनी पुस्तक जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री में लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को नागरिक सेना के अधिकारियों के बारे में चिंता थी और तब इसके गवाह बने जब अयूब खान को शरणार्थियों के पुनर्वास में सरदार अब्दुल रब निश्तार की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब्दुल रब निश्तार ने मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अयूब खान ने अपने कर्तव्य के प्रति पेशेवर रवैया नहीं अपनाया और इस पर पाकिस्तान के संस्थापक ने ये शब्द कहे थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं इस सैन्य अधिकारी को जानता हूं, उसे सैन्य मामलों से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी है। जनरल अयूब ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने पहले भाषण में राजनेताओं के बारे में विशेष रूप से कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि उपद्रवियों, राजनीतिक अवसरवादियों, तस्करों, फेरी वालों और दूसरे सामाजिक कीटों, शार्क और जोकों के लिए कुछ शब्द सेना और लोग आपकी उपस्थिति से घृणा करते हैं। अब एक नए युग की शुरुआत करना और अपने तरीके बदलना आपके हित में होगा, अन्यथा बदला निश्चित और तत्काल होगा। देखिए, अयूब खान ने राजनेताओं को राजनीति से दूर रखने के लिए हेब्दो कानून बनाया था। इस कानून के तहत प्रमुख राजनेताओं को राजनीति में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हेब्दो कानून दरअसल एक राजनीतिक बदले की भावना से बनाया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि राजनेताओं को जनता की नजरों में कमतर दिखाया जाए, उनकी इमेज खराब की जाए। फातिमा जिन्ना और बेनजीर का क्या हुआ था? पहला मार्शल लॉ लागू होने के बाद ये एक आम संस्कृति बन गई कि जो राजनेता सरकार विरोधी खेमे में थे उन्हें विदेशी षड्यंत्रों का हिस्सा माना जाता था। जब अयूब खान और फातिमा जिन्ना के बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो फातिमा जिन्ना को देशद्रोही तक कहा गया, उनके चरित्र पर हमला किया गया। अयूब खान और उनके समर्थकों द्वारा बांटे गए पर्चों में फातिमा जिन्ना पर देश तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। हामिद खान ने अपनी किताब पाकिस्तान का संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में लिखा है कि अयूब खान सरकार ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी भावना पैदा की। पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया। कयूम निजामी अपनी किताब में लिखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 और जुलाई 1989 में पाकिस्तान का दौरा किया था। राजीव और बेनजीर दोनों ही युवा नेता थे। उनके बारे में आम धारणा यही थी कि दोनों अतीत की नफरत को भुलाकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे।
पाकिस्तान और भारत के बीच एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता हुआ कि हम एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करेंगे। राजीव गांधी ने सियाचिन ग्लेशियर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुफिया एजेंसियों ने दोनों नेताओं की बैठकों पर नजर रखी और निष्कर्ष ये निकाला कि बेनजीर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता। सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के शिक्षक अम्मार अली जान कहते हैं कि ये त्रासदी है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है कि कभी सभी बंगालियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया गया और कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, तो कभी फातिमा जिन्ना और बेनजीर को सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया। नवाज शरीफ और इमरान खान की अगर बात करें तो हमें अक्टूबर 2020 की अगर आप तारीख में पीछे जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ के उस भाषण को याद रखना होगा जो उन्होंने विपक्षी दलों की पहली बैठक में वीडियो लिंक के जरिए दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का संविधान तोड़ने वाले देशभक्त हैं और इस बैठक में मौजूद देश का राजनीतिक नेतृत्व देशद्रोही है। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको नवाज शरीफ को देशद्रोही कहना है, बिल्कुल कहिए, लेकिन नवाज शरीफ लोगों से उनके वोट का सम्मान करवाएंगे। अक्टूबर में लाहौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर उनकी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और इसी तरह मार्च 2021 में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले आपने कराची में होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जहां मरियम ठहरी हुई थी और अब आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मरियम को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI जनरल फैज हमीद जिम्मेदार होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब वो समय था मियां नवाज शरीफ, उनकी पार्टी और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव बढ़ गया था और ये कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मई 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि देश को वजह बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में देशद्रोह की बातें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी के भाषण की पृष्ठभूमि ये थी कि मियां नवाज शरीफ ने एक अंग्रेजी दैनिक को जो इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि सैन्य संगठन सक्रिय है, उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। क्या हम उन्हें सीमा पार करके मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत दे सकते हैं? जब नवाज शरीफ को देशद्रोही घोषित किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं देशद्रोही हूं तो राष्ट्रीय आयोग बनाइए। ये ध्यान देने वाली बात है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली थी तब से लेकर उनसे प्रधानमंत्री पद छीने जाने तक और बाद में 2018 के चुनावों तक सत्ता प्रतिष्ठान के साथ उनका टकराव अपने चरम पर ही था। मियां नवाज शरीफ और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव 90 के दशक में रुक रुक कर जारी रहा और 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को सत्ता से हटाए जाने के बाद ही ये खत्म हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में नवाज शरीफ और उनके भाई पर विमान अपहरण की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया, ठीक वैसे ही जैसे मियां नवाज शरीफ का सत्ता प्रतिष्ठान से टकराव हुआ था और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा था। इमरान खान भी इस समय ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार को DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस संदेह को और ज्यादा मजबूत कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पार्टी और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव की नींव 2022 में PTI सरकार के पतन से कुछ समय पहले ही पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे इसकी तीव्रता बढ़ गई। इमरान खान ने अपनी सरकार के आखिरी दिनों में तत्कालीन सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा की आलोचना शुरू कर दी थी। मीर जाफर और मीर सादिक जैसे शब्दों के साथ साथ तटस्थ शब्द और उनके पीछे छिपे अर्थ भी उभर कर सामने आने लगे थे। जैसे जैसे इमरान खान को यह एहसास होने लगा कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के पतन का कारण बन सकता है, वे और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। सरकार गिरने के बाद तनाव बढ़ता गया और फिर 9 मई का दिन आ गया और यही वो लम्हा था जब विपक्षी तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया और फिर PTI की असुरक्षा अगले साल 8 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा 26 नवंबर 2024 की घटना ने आग में घी डालने का काम किया। हाल के दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी बहनों, कुछ पार्टी नेताओं और खैबर पख्तूनख्वा के नए मुख्यमंत्री के बीच बैठकों के स्थगित होने की खबरें भी विपक्षी तनाव को उजागर करती हुई प्रतीत होती हैं। और इसी बारे में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म X पर पूर्व प्रधानमंत्री का बयान एक परिणति के रूप में सामने आया। हाल के इतिहास को अगर देखा जाए तो एक के बाद एक 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कहना मायने रखता है और इस बारे में अम्मार अली जान कहते हैं कि देशभक्ति, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, भ्रष्टाचार, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए किया जाता है। इसके अलावा इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है, केवल एक ही फिल्म है जिसे जनता को बार बार दिखाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है,
इसके पीछे और भी अल्टीरियर मोटिव्स हैं। एक और जहां राजनीतिक नेता एक दूसरे पर इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता प्रतिष्ठान भी उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जिन्हें वो नापसंद करते हैं। हालांकि जब सैन्य प्रतिष्ठानों की बात की जाए, सैन्य प्रतिष्ठान किसी राजनेता, खासकर देश के प्रधानमंत्री रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करता है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता। इसके परिणाम, इसके रिपरकशंस निश्चित रूप से घरेलू राजनीति साथ साथ समाज को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान और राजनीतिक दलों के बीच टकराव लंबा खींच सकता है। लेकिन एक ऐसा अजीब सा इतिहास है जिन पर देशद्रोह, विदेशी षड्यंत्र और राष्ट्र विरोध के आरोप लगे, उन्हें बाद में देशभक्त घोषित कर दिया गया। हुसैन शहीद, सुहरावर्दी, मौलाना भसानी को भी देशद्रोही घोषित कर दिया गया है, जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया गया। तो गुलाम इशाक खान के राष्ट्रपति काल के दौरान उनकी बेटी को सुरक्षा जोखिम घोषित कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ को भी देश का दुश्मन घोषित किया गया और अब इमरान खान को सुरक्षा के लिए खतरा डिक्लेयर कर दिया गया है। सवाल यह है कि जब राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो वास्तव में एक दूसरे की राजनीति की आलोचना कर रहे होते हैं, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान जो खुद को गैर राजनीतिक कहता है और जिसने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है कि सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए, वो राजनेताओं पर ऐसे आरोप आखिर क्यों लगा रहा है? अम्मार अली जान कहते हैं कि हमारा एक दुर्भाग्य है कि डीजी ISPR को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है कि कौन सुरक्षा के लिए खतरा है और कौन नहीं है। जब हम राज्य और देशभक्ति की बात करते हैं तो किसी एक संस्था या विभाग को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता चाहिए। हम सभी पाकिस्तानी हैं और अगर लोग किसी को वोट देते हैं या उनका समर्थन करते हैं तो ये उनका विरोध है, तो ये लोगों का अधिकार है। उनके अनुसार दिलचस्प बात यह है कि सत्ता प्रतिष्ठान ने सभी राजनेताओं का इस्तेमाल किया और फिर बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया और इमरान खान के साथ भी यही हुआ। अगर वे इतने खतरनाक और दुष्ट होते तो आपने उनका समर्थन क्यों किया था? आप उन्हें सरकार में लाए क्यों थे?